हमारे इंडिया को एक ऐसी मार्केट बना दिया था जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल फॉरेन में बेच रही। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वी जस्ट लाइक टेक इट फॉर ग्रांटेड कि है तो है। तब लिबरलाइजेशन आया था, यानी कि हमने जब सारे ट्रेड बैरियर्स, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हटा दिए थे कंट्री से और फ्री फ्लो हो रहा था ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का देश के अंदर, तो उसके बाद बहुत सी बाहर की ब्रांड्स भी इंडिया में आ जाती हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल आप लोगों को विजिबल है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो कि हमारी क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, और बच्चों ये जो चैप्टर है ये डील करता है हमारी इंडस्ट्रीज से, जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, यानी कि बच्चों जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उनको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं या फिर किसी भी चीज को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यार लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया है, प्लास्टिक से हमने बॉटल बनाई है, रबर से हमने कुछ बना दिया है, कुछ भी बना दिया है, ठीक है। सो व्हाटएवर इट इज, कोई जब चीज का फॉर्म बदला जा रहा है प्रोसेस करके उसको इंडस्ट्रीज के अंदर और किसी दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा जा रहा है, तो वो काम होता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। और बच्चों अगर आप लोगों को पता होगा, जब हमने पढ़ा था चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर हमने देखा था सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते थे। तो हाँ जी, ये वही सेकेंडरी सेक्टर, ये वही इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलिए जी, ऑल राइट, फटाफट से आ जाते हैं, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते। देखिए अपने बच्चों का टाइम बहुत कीमती है, उनको जो है अब, हाँ एक और चीज है, अभी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूं तो ध्यान से पूरा का पूरा सुन लेना, ध्यान से पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अब ना अपनी एक कॉपी पकड़ लो, कॉपी के अंदर मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तुमको बोलती जाऊंगी, जो जो बीच में मैं क्वेश्चंस बोलती जाऊंगी उसको नोट करते चले जाना। ऐसा ना हो कि मैम फिर से हम देखेंगे, हम अपने 1 घंटे को 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, ये सब नहीं करना है। साथ साथ लेक्चर के जो है क्वेश्चंस जो जो मैम बीच में बोलती रहेंगे उनको नोट डाउन करते चले जाना है। मैं टाइम दूंगी, अगर बीच में मैं कुछ भी आपको डिक्टेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं टाइम दूंगी, नोट इट डाउन अलॉन्ग विद द लेक्चर। तभी अभी से पहले ही वार्निंग देके चल रही हूँ कि पकड़ लो यार एक किताब को, ठीक है, पॉज करके पकड़ लो वीडियो को। हाँ, और पॉज करके एक और चीज कर देना, इसको लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट जो है बनाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, तो अप्रिसिएशन थोड़ी सी मिलनी भी चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है मीनिंग की, मतलब क्या है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। दे मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज का फॉर्म आपने कन्वर्ट कर दिया, टमाटर से टमेटो केचप बना लिया आपने, चीनी से कोकोआ पाउडर से आपने चॉकलेट बना ली, कुछ भी कर लिया। जब आप प्राइमरी मटेरियल जो है, जो नेचर में अवेलेबल चीजें हैं, उससे आप कुछ फिनिश प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ही काम है, ठीक है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन, तो जितने भी वर्कर्स हैं जो स्टील फैक्ट्रीज, गाड़ी बनाने की इंडस्ट्रीज में, ब्रूअरीज में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज, बेकरीज, इन सभी में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएंगे। कुछ लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसी सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यार जितना ज्यादा आपके देश के अंदर सामान बनता जाएगा, फिनिश्ड मटेरियल बनता जाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी कंट्री इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप में और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं एक टमाटर जाकर बेचूं उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर मैं उस टमाटर की अगर टमेटो केचप बना के बेच रही हूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, हमेशा फिनिश्ड गुड जो होता है, फिनिश्ड गुड की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होती है। इट हैज मोर वैल्यू, ज्यादा महंगी चीज होती है वो। इसी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही तो चीजों को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यार ये जो फिनिश प्रोडक्ट बना रही हैं, ये जो फिनिश्ड गुड बना रही हैं, इसकी ज्यादा वैल्यू है मार्केट के अंदर भी और हर जगह। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करेंगे। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसकी हमारे जीवन में महत्वता क्या है, हमारे देश के लिए महत्वता क्या है। चलिए अब इस चीज को देखते हैं। और अभी कॉपी निकाल ली थी ना तुम लोगों ने? हाँ, डाउट हो रहा है मुझे तुम पर। अच्छा, अगर कॉपी निकाल ली है तो नोट डाउन कर लो फटाफट से क्वेश्चन कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉइंटर्स मैं आपको भी बता रही हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंटर, सबसे पहले पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। अभी बैकबोन पे पॉइंट करा है। Also reduce the heavy dependence of people on the agricultural income by providing them jobs in the secondary and the tertiary sector। बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज है, जोड़ दो इसको एग्रीकल्चर से, कि हमारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के लिए क्या मददगार साबित हो रही हैं। अब है क्या, हमने जब सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर पढ़ा था, उस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने 3 सेक्टर्स की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। एक था हमारा प्राइमरी सेक्टर, एक था हमारा सेकेंडरी सेक्टर और एक था हमारा टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना, ये 3 सेक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी। हमें पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर तो ये हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह ही हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और टर्शरी सेक्टर के अंदर लोग कोई गुड नहीं प्रोड्यूस करते, कोई सामान नहीं बनाते, बट सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब बात ये की जा रही है कि सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है, ये प्राइमरी सेक्टर के लिए फायदेमंद कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही हैं और ज्यादा मॉडर्न बना रही हैं। कैसे मॉडर्न बना रही हैं एग्रीकल्चर को? एग्रीकल्चर कपड़े पहन के घूमने लगा है, जींस टॉप नहीं बच्चों। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर का सिंपल सा ये मतलब है कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है, अगर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो गया है तो पुराने टूल्स को बिना यूज करे जो नए टूल्स आ रहे हैं, जो नई इक्विपमेंट्स आ रही है, नई तकनीकें जो आ रही हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर करने के लिए। जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका यूज करेंगे। ये सारे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो बन रहे हैं, या फिर ये जो ट्रैक्टर्स हैं, या फिर जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स बन रही हैं, जो इरिगेशन के मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? सारी की सारी चीजें आपकी इंडस्ट्रीज से बनकर आ रही हैं, इंडस्ट्रीज से पैदा होकर आ रही हैं। और बच्चों, इन्हीं चीजों ने ही एग्रीकल्चर की मदद करी है, एग्रीकल्चर को और मॉडर्नाइज करा है और प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में भी मदद करी है। साथ ही में एक और फायदा जो हुआ है कि बहुत से लोग जो सिर्फ पहले जो है एग्रीकल्चरल इनकम पर निर्भर रहते थे, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से ही अपना पैसा वगैरह कमाते रहते थे, उन लोगों की मदद करी है कि अब वो लोग उस सेक्टर से हटकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आके काम कर सकते हैं, या फिर टर्शरी सेक्टर में भी जाके काम कर सकते हैं, सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत से लोग बिकॉज ऑफ द कमिंग अप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर द कमिंग अप ऑफ द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर, सो मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और जो ज्यादा इनकम नहीं अर्न कर पा रहे उस सेक्टर में रहकर, वो लोग अपना वहां से छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में जा सकते हैं और एक एडिशनल इनकम अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं। तो एक तो लोगों की इनकम्स को भी इंक्रीज करा है, साथ ही में एग्रीकल्चर को भी और ज्यादा बेहतर बनाया है और ज्यादा मॉडर्न बनाया है, वहां की भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। ऑलराइट, बहुत ही डेप्थ में हम लोग चले गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind the public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down the regional disparities by establishing industries in the tribal and the backward areas. अब देश की एक और तरीके से वृद्धि करी है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने आकर। वो कैसे करी है बच्चों? सबसे पहली चीज, इन्होंने जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया तो 2 चीजें हुई। एक तो बेरोजगारी हटी, अनएम्प्लॉयमेंट हटी। अब मैम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटी? यार अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे हटी कि लोगों के पास न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, कि इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए लोग चाहिए, तो लोग वहां जाके काम करने लगे। ठीक है, तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी हटी और पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई। तो बहुत से गरीब लोग जो है उन्होंने जाकर काम उनको मिला, उन्होंने काम करना चालू करा, उन्होंने पैसा कमाया, तो गरीबी भी हटी और बेरोजगारी भी हटी। दूसरी चीज है कि ये जितने भी पब्लिक सेक्टर या जॉइंट सेक्टर वेंचर्स, मतलब सरकारी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं या फिर सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके खोल रहे हैं, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स खोल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उससे ना रीजनल डिस्पैरिटीज को भी हमें रिड्यूस करना था। मतलब कि बच्चों, जैसे कुछ क्षेत्र बहुत बैकवर्ड होते हैं, कुछ क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होती है, बहुत ही बुरी स्थिति होती है उन क्षेत्रों की, तो उन क्षेत्रों के अंदर भी अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आप बनाओ तो पर्टिकुलरली उन जगहों की भी डेवलपमेंट होती है, उन जगहों की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पे जो है और आसपास फैसिलिटीज डेवलप होंगी। ठीक है, तो वो जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी रिड्यूस करी है और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी रिड्यूस करा है।
ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंटर देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, export of these manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange। अब यहां बोला जा रहा है कि जब आप इस मैन्युफैक्चर्ड गुड का एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? अच्छा, अब जिन लोगों को नहीं पता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात मैं करने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, क्या दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। ठीक है, अपने देश के कॉन्सेप्ट से समझिए। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। अपने देश के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग समझेंगे तो ये इंडिया हमने थोड़ा सा प्यारा सा डायमंड शेप का बनाया है बच्चों। एक्स कौन होता है बच्चों? जो चला जाता है, जो चला जाता है। और इंपोर्ट क्या होता है? जो आ गया है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जो अपने देश से बाहर जा रहा है वो एक्सपोर्ट, और जो अपने देश में चीजें आ रही हैं दूसरे देशों से वो इंपोर्ट। याद रखिएगा इस बेसिक से कंसेप्ट को। ऑलराइट, तो चलो ये वाली चीज तो सिंपल है, क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमने ये जो डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जब हम अपने देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, फिर इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम लोग दूसरी बाहर की मार्केट्स में बेचते हैं, अपने देश से भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर जब हम बेचेंगे, अमेरिका के पास पहुंचाएंगे, यूके के पास पहुंचाएंगे, तो हमें मिलेगी फॉरेन करेंसी, है ना। इन एक्सचेंज हमें पैसा भी तो मिलेगा, फ्री में थोड़ी, कोई दान थोड़ी दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो हमें पैसा भी मिलेगा। अब जब पैसा मिल रहा है तो वो बाहर के डॉलर्स एंड यूरोज एंड पाउंड्स में मिलेगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि इट ब्रिंग्स अबाउट द मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। चौथी चीज है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. So यहाँ पे बात यही की जा रही है कि एक देश जो सिर्फ रॉ मटेरियल, कच्चा सामान बेच रहा है, और एक देश जो फिनिश प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना के बेच रहा है, उसमें अंतर ये होगा कि रॉ मटेरियल आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं करवाएंगे, क्योंकि कच्चे सामान की वैल्यू हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू द फिनिश्ड गुड्स। बच्चों आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करवाना चाहती हूँ। अगर आपको याद हो तो मैं बताती हूँ कि हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमारे इंडिया को एक ऐसी मार्केट बना दिया था जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल फॉरेन में बेच रही थी, और उन्होंने हमें अपने फिनिश प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बना दिया था, क्योंकि उनके फिनिश प्रोडक्ट्स की ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो हम उनको ज्यादा पे कर रहे थे, बल्कि हम अपना सिर्फ रॉ मटेरियल बेच पा रहे थे जिसका पैसा हमें बहुत कम मिल रहा था। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जितना ज्यादा आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करते जाओगे, डाइवर्सिफाई करते जाओगे, अलग अलग सामग्री को बनाते जाओगे, बेचते जाओगे, हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाते हो आप हमेशा इंडस्ट्रीज से, जो फिनिश गुड्स होते हैं, और उनको बेचकर हमेशा आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, और देश और ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात एकदम क्लियर है। ऑलराइट, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यार क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे मेरी एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चा जो है, अब मैं उसको, सब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो मेरे लिए बराबर है, लेकिन हर बच्चा जो है बच्चों, वो एक तरीके से थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कैटेगरीज बनाती हूँ, लाइक डांसिंग में कौन अच्छा है, सिंगिंग में कौन अच्छा है, पढ़ाई में कौन अच्छा है, स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है, और उन कैटेगरीज के हिसाब से मैं उन बच्चों को बांट देती हूँ। 10 बच्चे डांसिंग, सिंगिंग, अलग अलग ऐसे करके बांट देती हूँ। तो सेम उसी तरीके से इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ बेसिस बनाए इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने के, और उस हिसाब से उन इंडस्ट्रीज को बांट दिया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहली कैटेगरी बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि बच्चों इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा कि उनका जो कच्चा सामान है वो कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो उसके बेसिस पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज निकल कर आई, एक था एग्रो बेस्ड, एक था मिनरल बेस्ड। सिंपल सी चीज है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे आप क्लासिफाई कर रहे हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से डिराइव किया जा रहा है, और मिनरल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज है जहां पे मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, कॉटन, वुलन इंडस्ट्री। ठीक है, तो सारा का सारा रॉ मटेरियल, देखो कॉटन इंडस्ट्रीज में कपास जो है उसको आप उगाते हैं फील्ड्स में, है ना, खेती करते हो उसकी, तो कॉटन इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड।
सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, वुलन, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगी जहां पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से डिराइव करा जा रहा है। मिनरल बेस्ड में आपका आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगी क्योंकि जहां पे रॉ मटेरियल मिनरल से ऑब्टेन किया जा रहा है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल ऑफ इंडस्ट्री। मेन रोल मतलब मैम जो शाहरुख खान जी का होता है मूवी में, नहीं, पर जो मेन रोल का मतलब है कि या तो कोई इंडस्ट्री होगी एक बेसिक या की इंडस्ट्री, या फिर कोई इंडस्ट्री होगी एक कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, अब बेसिक या की इंडस्ट्री का ये मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कुछ सामान तो बना रही हैं बट अल्टीमेटली जो उनका फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज द्वारा खरीदा जा रहा है टू फर्दर प्रोसेस इट इनटू समथिंग एल्स। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में, है ना? नहीं आई। सपोज यार मेरी इंडस्ट्री क्या करती है, मेरी इंडस्ट्री चॉकलेट बनाती है। ठीक है, मेरी इंडस्ट्री क्या बनाती है? चॉकलेट बनाती है, बट कल को केक बनाने वाली इंडस्ट्री मेरी चॉकलेट को खरीदती है, राइट? तो एक तरीके से मेरी इंडस्ट्री जो सामान बनाती है उसको फिर दूसरी इंडस्ट्री खरीद के फर्दर प्रोडक्शन कर रही है उसके साथ। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अब आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और बच्चों ये क्या है, ये सारी इंडस्ट्रीज हुए जैसे अब आयरन स्टील बनेगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए तो वो फिनिश प्रोडक्ट है, बट क्या है, कोई दूसरी इंडस्ट्री उस स्टील को खरीदेगी और उस स्टील से फिर कुछ अलग अलग सामग्री को बनाएगी। कोई दूसरी इंडस्ट्री उस एल्यूमिनियम को खरीद के उससे कुछ और अलग अलग बनाएगी। जैसे हम देखते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जो केमिकल्स बन रहे हैं वही फिनिश प्रोडक्ट है, बट एक तरीके से वो इंडस्ट्री एक बेसिक या की इंडस्ट्री है क्योंकि फिर दूसरी इंडस्ट्रीज उन केमिकल्स को खरीद के उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन करेगी और कुछ और बनाएगी। ठीक है, तो ये होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। और दूसरी इंडस्ट्रीज होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये इंडस्ट्रीज जो सामान बनाती है ना, इससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होती, सीधा जो इन्होंने बना दिया वही है फिनिश प्रोडक्ट, वो डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस, पंखा बन गया, अब उससे क्या पंखे को तोड़ तोड़ कर उससे कुछ और बनाओगे क्या? नहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर जब कंज्यूम कर लेते हैं जिन सामग्रियों को जो कि डायरेक्टली मार्केट में जा रहा है सामान लोगों के डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, वो बनता है कंज्यूमर इंडस्ट्री द्वारा। और बेसिक और की इंडस्ट्री का रोल होता है ऐसा सामान बनाना जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के काम आए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करे। ठीक है, टू फर्दर देयर प्रोडक्शन। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहां पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बच्चों कि कितना पैसा हमने लगाया है, कितना पैसा फूंक दिया है हमने। तो यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गई और स्मॉल स्केल के साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब है कि जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप करोगे 1 करोड़ रुपए की। छोटा स्केल है ना, तो मैक्सिमम आप 1 करोड़ तक जा सकते हो, लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर पैसा लगा रहे हो तो फिर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई, फिर आपने बहुत पैसा लगा दिया है। ठीक है, तो ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, बहुत सिंपल है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओन कौन कर रहा है, किसके पास है ओनरशिप। तो चलिए यहाँ पे 4 टाइप की इंडस्ट्रीज है बच्चों, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है जॉइंट सेक्टर, एक है कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कि पब्लिक के लिए काम कर रहा है, जनता जनार्दन के लिए काम कर रहा है, किसके द्वारा ओन किया जाएगा? सरकार द्वारा। ठीक है, तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सरकार इसको ओन भी कर रही है, ऑपरेट भी कर रही है, चला भी रही है। जैसे कि BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या सेल हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोनों ही इंडस्ट्रीज हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जो कि सोलली हमारी सरकार ही चलाती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं प्राइवेटली उसको ओन करते हैं और चलाते हैं। जैसे कि हमारी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील हो गई, या फिर बजाज ऑटो हो गई, या फिर डाबर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आएंगी। जॉइंट सेक्टर क्या हुआ? दोनों मिल गए। कौन? प्राइवेट और पब्लिक। तो ये वैसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि जॉइंटली सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जॉइंट सेक्टर में। और लास्ट टाइप की इंडस्ट्रीज में आती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का मतलब है इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। मतलब कि बच्चों जो इंसान रॉ मटेरियल बना रहा है वही इंसान इंडस्ट्री को भी ओन कर रहा है। जैसे अगर मैं जो है गन्ना उगा रही हूँ, फार्मर हूँ, और मैं ही जो है चीनी की इंडस्ट्री को भी ओन कर रही हूँ, फिर उस गन्ने से मैं शुगर भी बनाती हूँ अपनी इंडस्ट्री में, तो दैट इज लाइक अ कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वही इंडिविजुअल्स उस रॉ मटेरियल
से आगे जो बनने वाली चीज है उसकी इंडस्ट्री को भी ओन कर रहे हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है और जो कॉयर इंडस्ट्री केरला में है, दोज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑलराइट, कोऑपरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, बेसिस क्या है, ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो आपने कच्चा सामान जो यूज करा उसके वेट पर और जो फिनिश प्रोडक्ट उससे बना उसके वेट पर कि कितना भारी है कितना हल्का है, उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करा जाता है। तो वही या तो भारी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज है जैसे आयरन एंड स्टील, या फिर लाइट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि लाइट गुड्स बनाती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह। तो जिनका रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और फिनिश प्रोडक्ट भी हल्का होता है वो लाइट इंडस्ट्रीज। जिनका रॉ मटेरियल भी भारी होता है और फिनिश प्रोडक्ट भी जो बनता है वो भी भारी होता है, वो होती है हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आई होप बच्चों ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल 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 क्लियर हो गया है। बहुत ही सिंपल है यार यहाँ तक चैप्टर। और अब जो है हमारी सबसे पहली इंडस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लासिफिकेशन के बाद, और वो इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब सभी को मैंने बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज विच डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, डिराइव द रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो आपको अगर याद हो अभी अभी हमने बच्चे क्लासिफिकेशन पढ़ा था जहां पर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है उसके बेसिस पे 2 टाइप की इंडस्ट्रीज थी। एक थी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक थी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब था कि जहां पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से डिराइव कर रहे हैं, जिसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रीज वही इंडस्ट्रीज है जहां पे एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ये हिस्सा है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वो इंडस्ट्री जो कपड़े बनाती है, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इट ऑक्यूपाइज अ वेरी यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की है, यानी कि जो हमारे देश की इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाती है, वो इंडस्ट्री काफी एक यूनिक पोजीशन भारत में ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है। एक तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती है, दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोगों को इसने काम पे भी रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है, और तीसरी चीज है कि हम बहुत सारे अपने टेक्सटाइल्स, बहुत सारा अपना जो कपड़ा है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट जो चला गया देश से दूसरे देश में भिजवा रहे हैं, तो उससे हमें काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। हाँ बच्चों, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, आत्मनिर्भर इंडस्ट्री है, किसी की जरूरत नहीं है इसको। वैल्यू चेन में कंप्लीट है। वैल्यू चेन में कंप्लीट होने का मतलब है कि रॉ मटेरियल से लेकर जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, हर चीज हमारे देश में ही बन के तैयार हो रही है, उसको किसी फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कॉटन, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन इंडस्ट्री भी आता है जिसकी अभी हम बात करेंगे, तो क्या मतलब है कंप्लीट इन वैल्यू चेन, क्या आप कॉटन उगा भी रहे हो देश के अंदर, फिर कॉटन से जो है धागा बना रहे हो, धागे से जो है उसको बुन के कपड़ा बना रहे हो, कपड़े को फिर डाई कर रहे हो, कपड़े को फिर उस पर प्रिंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो जो फाइनल कपड़ा बना है वहां बनाने तक और उगाने तक से बनाने तक सारा का सारा कारोबार जो है वो देश में ही हो रहा है, सारा काम कंप्लीट हो रहा है। तो उसी का मतलब होता है कि हम सेल्फ रिलायंट है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है उस चीज में, और प्लस हम वैल्यू चेन में भी पूरे के पूरी तरीके से कंप्लीट है, किसी की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, चलिए, लोएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट से हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक हमारे देश में ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ही बात करने वाले हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यार यहां पर ना अब हम सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले हैं, एक के बाद एक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करने के लिए। बच्चों नाम से आपको पता चल रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कॉटन के कपड़े बनाती है। अब जरा इस इंडस्ट्री को ढंग से देख लेते हैं। देखो, कॉटन के टेक्सटाइल्स की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने बचपन से हिस्ट्री में पढ़ा है कि यार इंडिया काफी ज्यादा फेमस था व्हेन इट कम्स टू कॉटन टेक्सटाइल्स। हम लोग अपने कॉटन टेक्सटाइल्स को एक टाइम पे एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे देशों में भिजवाते थे, और काफी ज्यादा डिमांड इन प्रोडक्ट्स की रहती थी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को एक तरीके से रिड्यूस कर देते हैं एज एन एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन, है ना। हम लोग कॉटन रॉ मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल भी नहीं बोलूंगी, कच्चा जो कॉटन होता है, कॉटन का जो धागा होता है,
उसका एक्सपोर्टर बना के छोड़ देते हैं, और बाहर से जो ब्रिटेन वगैरह से जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन चल रही थी, कपड़े वपड़े बन रहे थे, फिर वो सारे कपड़े इंडिया में आने लगे और इंडियंस उसी कपड़े को खरीदने लगते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में बनकर आते हैं, चीप मशीन मेड गुड्स को। तो एक तरीके से हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स जो थे उनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड कम होती जाती है, और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में काम करते थे, उनको काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बट धीरे धीरे फिर उसके बाद रिवाइवल भी होता है इन इंडस्ट्रीज़ का, तो वो सारी चीज़ तो हमारे हिस्ट्री से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। बट अभी देखिए, एंशिएंट इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। तो यार एंशिएंट इंडिया, पहले के भारत की टाइम की बात हो रही है, जब लोग जो हैं, जब हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स की इतनी ज्यादा वर्ल्ड में डिमांड थी, उस टाइम पे लोग हाथ से बुनाई कर करके कपड़े को सिलते थे, कपड़े को बनाते थे। लेकिन फिर 18वीं सेंचुरी के बाद क्या होता है, 18वीं सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ जाते हैं, मशीनें आ जाती हैं, मशीनीकरण हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है फॉरेन के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों टेक्निक में चेंज आता है। अब क्या होता था, एक ही मशीन जो है बहुत सारे लेबर का काम करती थी। ऑब्वियसली इससे लेबर की डिमांड कम होती है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बड़ी तेजी पकड़ लेती है, बड़ी तेज रफ्तार को पकड़ लेती है। अब जाहिर सी बात है यार, अगर ये सब होगा तो आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, दे कुड नॉट compete विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसी वजह से पावर लूम्स वगैरह आते हैं, तो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उनको काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा, जो हाथ से कपड़े को बुनते थे, क्योंकि अब मशीनें आ गई हैं। अब उनके जो है कलाकारी की इतनी ज्यादा डिमांड रही नहीं है, क्योंकि वो काफी समय लगा रहे हैं कपड़ा बनाने में, बट जो मशीनें हैं वो फटाफट कपड़ा बना के दे रही हैं। ठीक है, जो मिल मेड क्लॉथ यानी कि जो मशीन से बना हुआ कपड़ा इंग्लैंड से आ रहा है, वो भी इंडिया में आता था, इंपोर्ट किया जाता था। अब वो जो कपड़ा था वो काफी चीप था, काफी सस्ता था। लोग, अब जाहिर सी बात है ना, लोग हमारे महंगे कपड़े को खरीदेंगे सिर्फ ये सोच के कि यार ये तो इंडिया में बन रहा है, या फिर लोग सस्ते कपड़े को खरीदेंगे। लोग सस्ते कपड़े को खरीदेंगे क्योंकि लोगों के पास, वही बात है कि लोगों को पैसा अपना खर्चना है। ठीक है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि इंग्लैंड से आ रहा है इंडिया से, वो सिर्फ इतना देखेंगे कि सस्ता क्या है, तो बाहर का कपड़ा सस्ता है, कोई नहीं, लोग वही खरीदने लग गए थे। तो इसी वजह से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बच्चों अगर हम बात करें, हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट इज कंप्लीट इन इट्स वैल्यू चेन। है ना, वैल्यू चेन में, यानी कि लोएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट से लेके हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक ये बनाती है। लोएस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू वाले प्रोडक्ट तक यहीं पे बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर फाइबर प्रोडक्शन भी होगी। फाइबर प्रोडक्शन यानी कि बहुत से किसान हैं, वो कॉटन की खेती करेंगे, कॉटन की खेती के बाद कॉटन को प्लक करा जाएगा, रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल के बाद फिर उसी रॉ कॉटन को स्पिन करा जाएगा। ठीक है, उससे धागा बनाया जाएगा, तो उस धागा बन के तैयार यान तैयार हो जाएगा। फिर उस यान को बुनकर, उसको वीव करके, उसको निट करके उसका फैब्रिक बनाया जाएगा, फिर कपड़ा बना दोगे आप उस धागे का। फिर उसके बाद जब कपड़ा बन गया है, फिर उस कपड़े को आपको फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो आप उसको किसी रंग में रंग दोगे, डाई करवा दोगे, उसको फिनिश करोगे ढंग से। फिर वो कपड़ा जो है एक तरीके से, अब उसकी शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है, कुर्ती बनानी है, सलवार बनानी है, तो वो गारमेंट में बन के तैयार हो जाएगा, और फिर वो गारमेंट को मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। ठीक है, लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब बच्चों बात ये है कि आपने देखा यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट, यानी कि रॉ फाइबर, रॉ फाइबर की सबसे कम वैल्यू है, क्योंकि आप अभी तो वो खेती करी है आपने, कॉटन को उगाया है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू सबसे कम है मार्केट में। फिर जो है वैल्यू बढ़ी कब, अगले स्टेज पे वैल्यू बढ़ गई जब यहीं से एक तरीके से हमने यान बना दिया, यहाँ वैल्यू एडिशन हो गया। अब धागा तो जो है वो कच्ची कॉटन से ज्यादा महंगा होगा। फिर जब धागे का फैब्रिक बना, वो फैब्रिक और महंगा होगा धागे से। फिर फैब्रिक का जब गारमेंट बन के, फिनिश्ड क्लॉथ बन के तैयार हुआ है, तो वो गारमेंट और ज्यादा महंगा होगा। तो हर स्टेज पे यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो लोएस्ट वैल्यू गुड से लेके हाईएस्ट वैल्यू गुड तक हम लोग इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हर चीज पे वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू चेन में हमारी ये इंडस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट से हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक बना रही है। तो वही वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, ऑलराइट, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ बुरा हुआ, बट उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अभी के टाइम में अगर हम बात करें, तो हमारे कंट्री के अंदर हर चीज प्रोड्यूस करी जाती है, कच्चे कॉटन से, धागे से लेके, कपड़े से लेके, फिनिश प्रोडक्ट, गारमेंट तक, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। बट देयर इज ऑल्सो अ टेंडेंसी कि कहां पर ये कॉटन मिल्स लोकेटेड है, कॉटन की जो इंडस्ट्री है वो कौन से भारत के क्षेत्र में लोकेटेड है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लोकलाइजेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज सीन इन महाराष्ट्र एंड
गुजरात। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वी जस्ट लाइक टेक इट फॉर ग्रांटेड कि है तो है, इसमें क्या बड़ी बात है मैम, लेकिन देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट व्हाई। ये अब यहां पर ना आप जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे, किताब लेके बैठे थे ना कॉपी लेके, तो लिखोगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, राइट इट डाउन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कॉटन इंडस्ट्री बीइंग लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, या what are the reasons behind the localization of the cotton textile industry in Maharashtra and Gujarat? ठीक है, reasons behind this. सबसे पहली चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। बच्चों अगर आपको पता है भारत के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र वाला ये वाला जो हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां पर हम देखते हैं कि दिस इज द पार्ट जहां पे कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। सबसे ज्यादा कॉटन की खेती काली मिट्टी पे होती है, काली मिट्टी इसी जगह में पाई जाती है, तो क्योंकि रॉ मटेरियल इस जगह पे अवेलेबल है, दैट इज अ वेरी मेजर फैक्टर कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वहीं पे बनी हुई है, जहां पे उसके कच्चे सामान की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे इंडस्ट्री को बनाया है। दूसरी चीज है मार्केट है, बहुत सारे लोग जो है वहां खरीदने के लिए भी बैठे हैं कॉटन के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट फैसिलिटीज है, बंदरगाह वगैरह शिप्स वगैरह के लिए है ना, तो पूरा एक कोस्टल एरिया है, सो अच्छी पोर्ट फैसिलिटीज है, एक्सेसिबल है, लेबर है क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा हैं, सस्ती लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है विच इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एज वेल। ठीक है, तो इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। अब बच्चों हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कॉटन इंडस्ट्री, क्योंकि देखो आपको पता है कि यार देश के अंदर एक अच्छा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कच्चा कॉटन तो चाहिए, अब कपड़े कैसे बनेंगे उसके लिए आपको कच्चा कॉटन तो चाहिए ही है ना, तो उसकी डिमांड है। अब उस डिमांड को पूरा करना किसको है, हमारे फार्मर्स को पूरा करना है। सो फार्मर्स की हेल्प होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, बिकॉज दे कैन ग्रो कॉटन एंड दे नो कि उस कॉटन की डिमांड है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, सो इन अ वे इट इज हेल्पिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग मेनी अदर इंडस्ट्रीज। कॉटन जो है और भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि केमिकल और डाई की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि यार आप कपड़ा बनाओगे उस कपड़े को फिर रंग दोगे, ठीक है, तो रंगने के लिए जो डाइंग इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, आप उनकी मदद कर रहे हो। साथ ही में मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, पैकेजिंग भी होगी उस कॉटन के कपड़े की, ऐसे तो दे नहीं देंगे। ठीक है, तो इन सब बाकी इंडस्ट्रीज की भी हेल्प कर रही है कॉटन इंडस्ट्री, और साथ ही में हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर्स की भी हेल्प कर रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ जब हम आगे आते हैं, सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस कॉटन इंडस्ट्री को, देखते हैं कि वो चुनौती क्या है। इट हैज स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग यूनिट्स बट वीक वीविंग सेक्टर। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को। एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस करती है वो ये है कि ऑल्दो हमें पता है कि लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक हम सब कुछ भारत देश में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो धागा बन रहा है स्पिनिंग कर कर, है ना, कॉटन का जो धागा बन रहा है उसकी काफी ज्यादा डिमांड है, उसको हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम बहुत बेचते भी हैं, उसकी काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का धागा होता है। बट वहीं पर कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं हमारे वीविंग सेक्टर में। जब हम कपड़ा बुन रहे हैं, हम कपड़ा बना रहे हैं, उस कपड़े को हम एक तरीके से ज्यादा बेच नहीं पा रहे या उससे हम ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्यों है ये दिक्कत, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के अंदर। वहीं पे वीविंग जो है इट इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स, डिजाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। तो बच्चों सबसे पहला रीजन तो ये है कि स्पिनिंग जो है, जो हमारे धागे बुनने का काम है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह में हो रहा है। जैसे ये जो जगह है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, कि यहीं पे जो है मैक्सिमम धागा यहीं पे बुना जा रहा है। बट जब हम कपड़े बुनने की बात करते हैं, वीविंग की बात करते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बुनाई की टेक्निक्स चल रही हैं। कहीं पे कांजीवरम, कहीं पर हम देख रहे हैं बनारसी साड़ियां बन रही है, कहीं जरी का काम हो रहा है, कहीं कोई अलग एम्ब्रॉयडरी। तो लोकल अलग अलग की जो लोकल चीजें हैं, बुनाई की टेक्निक्स हैं, उस हिसाब से जो है चीजों को बुना जा रहा है, तो वो काफी फैला हुआ डिसेंट्रलाइज्ड काम है। बट स्पिनिंग जो है वो एक ही जगह में लोकेटेड है, वहीं पे हो रही है। ठीक है, पहला रीजन तो ये है।
दूसरा रीजन है इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. इट इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स. बताओ, वही बात है, इंडिया जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का धागा बना रहा है, लेकिन ये जो मैक्सिमम हम धागा बनाते हैं, हम इस धागे को एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे देशों को पहुंचा देते हैं. तो इस वजह से हमारे पास ज्यादा अच्छी क्वालिटी का धागा बचता ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते. मैक्सिमम अच्छा धागा बाहर भिजवा दिया, अपने पास ज्यादा अच्छा बचा नहीं, ज्यादा अच्छा कपड़ा नहीं बना पाए, जिसकी वजह से अच्छे धागे की क्वालिटी तो है देश में, बट अच्छे कपड़े की क्वालिटी नहीं मिल पा रही. और वीविंग जो है वो या तो लोग हाथ से बुन के कर रहे हैं, या फिर मशीनों के थ्रू कर रहे हैं, या फिर मिल्स में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है वहां पर की जा रही है. हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री. हाथ से जो खादी को बुना जाता है वो बहुत सारे लोगों को काम प्रोवाइड करती है, लेकिन वो कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे जिन लोगों ने अपने छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल रखी हैं, है ना, छोटी सी जगह पर इंडस्ट्री खोल रखी है, तो उन लोगों को तो हैंडस्पन खादी काम प्रोवाइड कर रहा है. बट यार उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो आप, बहुत बड़ी एक दिक्कत क्या है, हम लोग देख रहे हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज जो ये कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रहा है स्पिनिंग और वीविंग के मामले में. एक चीज का ध्यान रखना यार, धागा हम कितना भी बेच लें. अब आप बोलोगे मैम तो दिक्कत क्या है, धागा तो बेच ही रहे ना, कपड़े से उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, पर धागा तो बेच ही रहे ना. बट यार हमेशा याद रखना, धागा जो है वो एक लो वैल्यू प्रोडक्ट है, कपड़ा जो है वो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है. धागा बेचने से कभी भी आपको उतना मुनाफा नहीं होगा जितना कपड़ा बेचने से होगा. तो अभी कहीं ना कहीं हमारा सेक्टर लैग कर रहा है. अगर हम कपड़ा बेच के प्रॉफिट कमा रहे होते ना बहुत ज्यादा, तो वो क्योंकि एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है हमको बहुत पैसा लेकर आएगा. बट धागा बेच के हम कमा पा रहे होंगे बट उतना नहीं कमा पा रहे. दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, स्पिनिंग जो है वो काफी सेंट्रलाइज्ड है और ये है डिसेंट्रलाइज्ड. अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है लो वैल्यू प्रोडक्ट बना रही है, और ये जो है यहाँ पर आपका लो वैल्यू प्रोडक्ट बन रहा है, बेच भी रहे हो तो उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा. ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाती है बट इसको हम बेच नहीं पा रहे, तो दिक्कत हो रही है. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, इस चैलेंज से उभरने के लिए डेफिनेटली हमें अपना जो वीविंग सेक्टर है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा बनाना होगा. मैक्सिमम जो धागा इंडिया में बन रहा है उसको एक्सपोर्ट करने के बजाय उसको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए यूज करना होगा, ताकि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बना सके जिसको हम फॉरेन मार्केट में बेच सके ज्यादा से ज्यादा और उससे प्रॉफिट कमा सके. ठीक है, सो इस चैलेंज से उभरने के लिए तो हमको यही करना पड़ेगा. अब दूसरी यहाँ पर चीज आती है बच्चों की, एक और चीज जो मैंने शायद आपको बताई नहीं है, हम जूट टेक्सटाइल पे चलने से पहले ये बात कर लेते हैं. हाँ, जो हमारा सबसे पहला कॉटन मिल था, सबसे पहला कॉटन मिल सेटअप करा गया था इन 1854 इन मुंबई. इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल मिल was set up in Mumbai in 1854. ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको अलग से इसको बता रही हूं. ठीक है, ऑल राइट, याद रखिएगा 1854 फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप इन मुंबई. इसी के साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं अपनी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर. बच्चों जूट टेक्सटाइल, अब आपको पता होगा जूट का भी कपड़ा बनता है, जूट के कपड़े से गनी बैग्स, बोरियां, ये सब चीजें बनाई जाती हैं. ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स बट स्टैंड्स एट अ सेकंड प्लेस एज द एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जूट को प्रोड्यूस करा जाता है, सबसे ज्यादा रॉ जूट को भी प्रोड्यूस करा जाता है और जूट से बनने वाले सामान की भी प्रोडक्शन होती है. लेकिन जब एक्सपोर्ट करने की बारी आती है, दूसरे देशों में इस सामान को पहुंचाने की बारी आती है, तो वहां पे नंबर 1 पे बांग्लादेश आ जाता है. बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है उस चीज में. मोस्ट ऑफ द मिल्स, जूट मिल्स कहां पर लोकेटेड है, मैक्सिमम वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट. तो बच्चों हुगली रिवर का जो बैंक है, रिवर बैंक, वहां पे मैक्सिमम हमारे जूट मिल्स लोकेटेड है. अब इसके पीछे भी रीजन है कि यार सारे मतलब मैक्सिमम मिल्स वेस्ट बंगाल में ही क्यों हैं और हुगली रिवर के बैंक्स के पास ही क्यों हैं. तो अभी रीजन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है कि फर्स्ट जूट मिल कहाँ सेटअप हुआ था. अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई में 1854 में सेटअप हुआ था.
फर्स्ट जूट मिल कोलकाता के पास में रिशरा जो जगह है 1859 में वहां पर सेटअप हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है, फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। दूसरी चीज, आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा जो है पार्टीशन हुआ था 1947 में, कम्युनल लाइंस पर, धर्म के बेसिस पर भारत और पाकिस्तान बट गए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान भी बट गया था दो हिस्सों में, वेस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नहीं, जो जितने भी जूट मिल्स थे वो तो हमारे पास रहे, इंडिया के पास रहे, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था 3/4 उस एरिया का बांग्लादेश के पास चला गया। हमारे पास सिर्फ 1/4 एरिया जो है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का वो रह गया, मिल्स तो सारे रह गए लेकिन 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश के पास चला गया। ऑलराइट, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि मैक्सिमम वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के बैंक पर जो है लोकेटेड है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, क्या? What are the reasons behind the industrial location of the jute mills in the Hooghly Basin? मतलब कि सिंपल शब्दों में बोलें तो जूट मिल्स, मैक्सिमम जो जूट मिल्स हैं वो सारे के सारे हुगली बेसिन पर ही क्यों लोकेटेड हैं, कहीं और क्यों नहीं लोकेटेड? यहाँ क्या रीजन है इंडस्ट्रियल लोकेशन होने का? तो चलो रीजंस देखते हैं। ओके, ऑलराइट, देखिए सबसे पहला रीजन है बच्चों प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। सबसे पहला रीजन ये है क्योंकि यार वेस्ट बंगाल में ही मैक्सिमम जूट की खेती हो रही है, इस वजह से मिल को भी वहीं बनाया है। जितनी पास रॉ जूट उतना अच्छा। जैसे अभी आपने क्या देखा था, महाराष्ट्र के और गुजरात के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को क्यों बनाया जा रहा था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि रॉ कॉटन की खेती वहीं पे होती है, उसी एरिया में होती है। सेम वही चीज है, क्योंकि रॉ जूट की खेती उसी एरिया में होती है, इस वजह से मिल्स को वहीं लोकेट करा गया है। दूसरी चीज है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। वैसे भी इतनी सारी नदियां हैं, इतना सारा पानी है, वाटर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वाटर ट्रांसपोर्ट होता भी द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो भी आपको मिल रहा है जूट को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तीसरी चीज है गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, ताकि रॉ मटेरियल की मूवमेंट मिल्स तक हो जाए। तो यार आपका जो कच्ची कॉटन है, कॉटन बोल रही हूँ, कच्ची जो जूट है, वो जूट जो है जूट इंडस्ट्री तक पहुंच जाए, जूट मिल्स तक पहुंच जाए, तो उसको पहुंचाने के लिए एक अच्छा नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वाटरवे हो, हर चीज हमारे पास मौजूद है। वेरी नाइस। एक और चीज, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। अब यार जूट को जब आप प्रोसेस करते हो, उससे जब आप उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते हो, तो उसके लिए आपको काफी पानी चाहिए होता है और एरिया में पानी ही पानी है ना, इतना ज्यादा पानी है। उसके बाद चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। प्लस जूट इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए, और क्योंकि ये जो एरिया है पूरा वेस्ट बंगाल का और उसके आसपास का जो इलाका है, बिहार है, उड़ीसा है, यूपी है, हर जगह इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि आपको चीप लेबर भी इजीली इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इन सभी रीजंस की वजह से बच्चों हुगली बेसिन को चूज करा गया है एज द एरिया जहां पे मैक्सिमम जूट मिल्स हमारे लोकेटेड हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर भी है जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। साथ ही में अगर आपको जूट के सामान को एक्सपोर्ट भी करवाना है, दूसरे देशों में भी पहुंचाना है, तो उसके लिए भी सही है, क्योंकि कोलकाता में पोर्ट फैसिलिटीज, आपको बंदरगाह मिल जाएगा, ठीक है, तो उस पोर्ट से शिप वगैरह के थ्रू लोड करके आप भिजवा सकते हो। साथ ही में बच्चों कोलकाता एक अर्बन सेंटर है, एक सिटी है, राइट, वेरी अर्बनाइज्ड। वहाँ पर आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको लोन वोन चाहिए या कुछ क्रेडिट चाहिए जूट की खेती करने के लिए, जूट की इंडस्ट्री के लिए, कुछ भी एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए, तो वो हर चीज़ आपको कोलकाता में प्रोवाइड हो जाएगी। तो इन सभी रीजंस की वजह से ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसको चूज किया गया है। नेक्स्ट हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे आते हैं। अभी तक बच्चों हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, देखो ध्यान में रखना, हमें क्या है, हम अभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ रहे थे, इस चार्ट के थ्रू समझेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हमने अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कपड़े बनाती है। दो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा, एक हमने कॉटन टेक्सटाइल को देखा, एक हमने जूट टेक्सटाइल को देखा। अब हम जो है एक अलग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे आ गए हैं जो कि है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है।
तो बेसिकली हमको ये सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ही पढ़नी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, 2 हमने कवर कर लिए हैं, अब हम तीसरी इंडस्ट्री पे आ गए हैं। चलिए फटाफट से शुगर इंडस्ट्री को भी हम लोग कवर करते हैं और फिर हम आगे की इंडस्ट्रीज पे चलेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे चलेंगे। चलिए ऑल राइट, इंडिया जो है सेकंड है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सेकंड नंबर पे आते हैं हम शुगर प्रोड्यूस करने के मामले में। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में लिखकर कि शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन आता है, कौन सा देश आता है। फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। यार चीनी चाहे हम दूसरे नंबर पे प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन जब बात आती है गुड़ की या फिर हमारी जो देसी चीनी खांडसारी की, तब हम नंबर 1 पे आते हैं वर्ल्ड में। फिर जो है रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। बच्चों जो रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री में यूज होता है कौन सा, गन्ना। हाँ, तो गन्ना जो है ना वो काफी बल्की होता है, काफी हैवी होता है। और हॉलेज में यानी कि जब आप गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो, तो उस रास्ते में जो है जो उसका सुक्रोज कंटेंट है उसके अंदर, जो मिठास है उस गन्ने की, वो कम होती जाती है। तो जितना ज्यादा देर लगाओगे आप गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उसकी मिठास कम होती जाएगी, फिर क्या फायदा। ठीक है, तो इसलिए कहां पर शुगर मिल्स लोकेट किए जाने चाहिए। बच्चों आप खुद से सोचिए कि अगर गन्ने को ज्यादा दूर तक आप लेकर जाओगे, ज्यादा समय लगाओगे उसको पहुंचाने में, तो उसका सुक्रोज मिठास कम होती जाएगी। हमें मिठास को बरकरार रखना है ना, मिठास ही तो है एक चीज जिंदगी को जो अच्छा बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शुगर मिल्स कहाँ होने चाहिए, इट शुड बी नियर द रॉ मटेरियल। जहां पर आप गन्ने की खेती कर रहे हो उसके पास ही शुगर मिल्स लोकेटेड होने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है गन्ने को शुगर मिल में पहुंचा दो। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लगा लिया होगा। तो इस वजह से जो मिल्स हैं वो लोकेटेड कहां पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, ओके ठीक आ गई है, ठीक है ओके। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे हमारे शुगर मिल्स लोकेटेड हैं। उसी के साथ साथ 60% मिल्स जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में ही अकेले अकेले लोकेटेड हैं, 60%। वेरी नाइस, आगे देखते हैं। In the recent years, tendency of the mills to shift and concentrate in the southern and the western states, especially in Maharashtra, because the cane here produced has a higher sucrose content. Cooler climate ensures a longer crushing season, and the cooperatives are more successful in these states. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों हम देख रहे हैं कुछ हाल फिलहाल में, कुछ रिसेंट ईयर्स में, वैसे तो उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज्यादा मिल्स हैं, लेकिन थोड़े टाइम से क्या हो रहा है कि शुगर मिल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट होते हुए दिख रहे हैं महाराष्ट्र की साइड पर। क्यों महाराष्ट्र में क्यों जा रहे हैं शुगर मिल्स, महाराष्ट्र में शुगर मिल्स को क्यों बनाया जा रहा है, उसके पीछे रीजंस हैं। क्योंकि यहां पर एक तो सबसे पहली चीज है जो गन्ने की जो आप खेती कर रहे हो उस गन्ने में एक ज्यादा मिठास है, ज्यादा सुक्रोज कंटेंट है। वाओ वेरी नाइस। दूसरी चीज है क्योंकि एक कूलर क्लाइमेट है ना। बच्चों आप खुद से सोचिए, महाराष्ट्र जो है एक तरीके से कोस्टल एरिया है, वहां पे कूलर क्लाइमेट है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, है ना, 9th क्लास में पढ़ा था। तो उस वजह से यहाँ पर एक लॉन्गर क्रशिंग सीजन है, ज्यादा समय तक जो है आप उस गन्ने को क्रश कर सकते हो। तीसरी चीज है कोऑपरेटिव ज्यादा सक्सेसफुल है इन स्टेट्स में। मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे जो इंसान या जो लोग रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, वही उस इंडस्ट्री को भी ओन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो लोग सप्लाई कर रहे हैं गन्ने को या जो लोग गन्ने को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही लोग शुगर इंडस्ट्री को भी ओन कर रहे हैं। तो क्योंकि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा सक्सेसफुल है, दैट इज वाई देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर मिल्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, गन्ने में ज्यादा सुक्रोज कंटेंट, उसी के साथ कूलर क्लाइमेट इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, एंड तीसरी चीज कोऑपरेटिव सेक्टर इज सक्सेसफुल। ऑल राइट, तो ये लिख देना अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर अब ये जो इंडस्ट्री है ये भी थोड़े से चैलेंजेस को फेस करती है, थोड़ी सी चुनौतियों को इसे भी फेस करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती है द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। बच्चों काफी सीजनल काम है, एक सीजन में रहता है फिर नहीं रहता, तो सीजनल नेचर है इंडस्ट्री का। तो तभी जो है लोग क्या करते हैं, उस सीजन में काम कर लेते हैं, गन्ना वन्ना उगा कर उसको, गन्ने के बाद उसको 1 साल तो गन्ने को ही उगाने में लग जाता है, फिर जो है शुगर वाला टाइम आता है। तो सीजनल नेचर है, उसके बाद बेचारे जो बचता होगा टाइम फिर कोई दूसरा काम कर लेते होंगे। दूसरी चीज है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें भी बड़ी पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है, गई गुजरी सी टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया जाए तो शायद हो सकता है कि प्रोडक्शन और तेज हो जाए,
बट पुराने गए गुजरे मेथड्स का इस्तेमाल करा जाता है। तीसरी चीज है ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू द फैक्ट्रीज। कभी कभी अगर ट्रांसपोर्ट में डिले आ गया कि शुगर केन आपने फैक्ट्री तक लेट पहुंचाई तो उससे क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। उसी के साथ मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगैस। अब बच्चों बैगैस क्या होता है, ये तुम्हें कुछ और तो नहीं सुनाई दिया, गलत बात, ठीक है। हाँ तो देखो बैगैस क्या होता है हमारा, जैसे शुगर केन है, शुगर केन को आपने क्रश कर दिया, उसमें से मिठास तो सारी निकाल दी, अब जो है बाकी वो जो गन्ना बेचारा सूखा सा रह गया, बच गया, जो कूड़ा है, आपने उसको कूड़ा समझ के फेंक दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस गन्ने का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ब्राजील जैसे नेशंस करते भी हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो डू दैट। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारी शुगर इंडस्ट्री फेस करती है, बट इसी के साथ हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। कॉटन, टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, वी हैव कंप्लीटेड 3 ऑफ देम। अब हम अपनी मिनरल इंडस्ट्रीज पे आ गए हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हम कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। चलिए जी, तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग आ गए हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। क्योंकि यार आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से डिराइव करती है, आयरन ओर से। आयरन ओर क्या है, मिनरल, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, क्योंकि वो रॉ मटेरियल मिनरल से डिराइव करा जा रहा है इंडस्ट्री का, इस वजह से वो इंडस्ट्री एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। और अभी हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब ये है बच्चों कि अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है, विच मीन्स दैट अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। तो बाकी इंडस्ट्रीज इस पे निर्भर हैं। दूसरी चीज, प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है स्टील का, वो एक इंडेक्स माना जाता है फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना ज्यादा स्टील जो है आप उसको प्रोड्यूस करते हो, आप उसका इस्तेमाल करते हो एक देश के अंदर, तो उससे ये पता चलता है कि आपका देश कितना ज्यादा विकसित है। अगर कम स्टील की प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रही है तो देश उतना विकसित नहीं है, ज्यादा हो रही है तो देश बहुत ज्यादा विकसित है। क्यों बच्चों, देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी आपको पता चल रहा होगा, आयरन और स्टील जो है वो स्टील बना के देगा, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट स्टील बना के देगा। फिर वो स्टील जो है दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करेंगी, जो कि उस स्टील से मशीनें वगैरह ये सारी चीजें बनाएंगी, ठीक है। स्टील से और भी बहुत सारी चीजें बनाएंगी। जितनी ज्यादा मशीनें बनेंगी उतना ही ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा देश के अंदर, उतना ही ज्यादा देश जो है और प्रोडक्शन करेगा, उतना ही देश जो है वो और ज्यादा आगे जाएगा। तो स्टील इज यूज इन अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। स्टील इज ऑल्सो यूज टू मेक मशीनरी, और मशीनरी से ही तो सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री क्यों है, हमने पढ़ा था हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहां पे रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और फिनिश प्रोडक्ट भी हैवी होता है। तो इनका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और फिनिश प्रोडक्ट भी हैवी होता है, काफी बल्कि होता है, और इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा लागत लग जाती है, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। साथ ही में बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, तीनों की जरूरत पड़ती है जब आप एक तरीके से क्या करते हो, आयरन ओर को पिघलाते हो ना आप, ठीक है। जो भट्टी होती है, जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस होती है जहां पर इसको पिघलाया जाता है, तो उस टाइम पे आयरन ओर के साथ साथ आपको कोकिंग कोल भी लगता है, उसको जलाने में जो मदद करेगा, और लाइमस्टोन भी लगता है। किस रेशियो में लगता है, 4:2:1 में, ठीक है, 4:2:1। तो ये 4 गुना होना चाहिए, वो 2 गुना होना चाहिए, और 1 गुना, तो जितना ये होगा उसका 2 गुना और ये 4 गुना होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है इसकी जरूरत आपको लगेगी। साथ ही में कभी कभी स्टील को हार्डन करने के लिए कुछ कुछ क्वांटिटी जो है मैंगनीज की भी यूज करी जाती है स्टील को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। आगे देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पर देखो, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है आपका, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, वो वाला जो एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा एक तो आयरन और भी पाया जाता है, और इसी वजह से वो जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। बच्चों आपने ये चीज अभी तक तो आपको समझ में भी आ गई होगी, और मैंने भी आपको बहुत बारी बता दी है कि जिस जगह में रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा पाया जा रहा है उस इंडस्ट्री को जो चाहिए, उसी जगह में वो इंडस्ट्री लोकेटेड है। शुगर इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, जहां गन्ना पाया जा रहा है। कॉटन इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, जहां कॉटन उगाया जा रहा है। आयरन और स्टील कहाँ लोकेटेड होगी, जहां आयरन ओर पाया जा रहा है। तो क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में आयरन ओर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इस वजह से वहां पर ये इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर वहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है, आयरन ओर वहीं पे आपको मिल जाता है।
दूसरी चीज है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए, आयरन और ये सारी जितनी भी चीजें चाहिए वो आपको अच्छी क्वालिटी का भी मिल रहा है, कम लागत में भी आपको मिल रहा है, चीप लेबर मिल रही है क्योंकि वो पूरा रीजन जो है ऐसे बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका है, वहां पे चीप लेबर भी आपको मिल रही है, और साथ ही में वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल भी है, होम मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो कि उसको खरीदने के लिए बैठे हैं फिनिश प्रोडक्ट को। उसी के साथ साथ आप बहुत सारे आसपास पोर्ट एरियाज हैं, बंदरगाहें, जहां से आप शिप्स के द्वारा जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, तो काफी पोटेंशियल है। तो इन सब रीजंस की वजह से छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन हमको देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट इंडस्ट्री पे बच्चों हम लोग आ जाते हैं, विच इज द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो मेटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आयरन और स्टील के बाद आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द मेटल इंडस्ट्रीज। लाइट रेजिस्टेंट टू करोजन एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल, बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। बच्चों एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो हमने मिनरल्स वाले चैप्टर में भी एल्यूमिनियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। एल्यूमिनियम एक बहुत ही लाइट वेट मेटल होता है, बहुत हल्का मेटल होता है, तभी तो इसको जो है एयरक्राफ्ट में यूज करा जाता है। प्लेन जब बनता है तो उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि प्लेन को तो हवा में उड़ना है, हवाई जहाज है वो। अब हवा में उड़ने के लिए तो आपको लाइट वेट होना जरूरी है, और एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो लाइट भी होता है लेकिन उसमें आयरन जितना हार्डनेस मौजूद होता है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन दिस। इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन, इसमें जंग नहीं लगता। उसी के साथ साथ इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वगैरह पास हो सकती है, मैलिएबल है, शीट्स थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। दूसरे मेटल्स के साथ अगर इसे मिला दे तो बहुत ही मजबूत भी बन जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, हर किसी के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बच्चों स्टील, कॉपर, लेड और जिंक के बदले में एल्यूमिनियम का कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है बहुत सी इंडस्ट्रीज में। इट्स अ सब्स्टिट्यूट, मतलब इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दीज अदर मेटल्स। नाउ बॉक्साइट जो कि एक रॉ मटेरियल है, बच्चों आप सभी को पता है बॉक्साइट क्या है, ओर है ना, एल्यूमिनियम का ओर है जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो देख सकते हो आप 4 से 6 टन बॉक्साइट के चाहिए होते हैं, जिससे निकल के आता है 2 टन का एल्यूमिना, और फिर उस 2 टन के एल्यूमिना से निकल के आता है 1 टन का एल्यूमिनियम। तो ये बॉक्साइट वो पत्थर है जिसके अंदर एल्यूमिनियम मौजूद है, ठीक है। सो इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इससे फिर एल्यूमिना बनेगा, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनेगा। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है जो कि स्मेल्टर्स, जो भट्टी वगैरह होता है जहां पिघलाया जाएगा वहां पे यूज करा जाएगा बॉक्साइट को। एक बल्कि डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होता है, बहुत ही भारी डार्क रेड कलर का रॉक होता है, ऐसा पत्थर होता है। साथ ही में द फ्लो चार्ट, ओके ये वाला फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट की बात हो रही है कि इससे जो है मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम आपको दिख रहा है कैसे एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर होता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन शॉर्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। बच्चों एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहां पे लोकेटेड होगी? 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की लगातार सप्लाई आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दिन बिजली है किसी दिन नहीं है, किसी दिन कट गई, ये हो गया वो हो गया। रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की, और एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट अ मिनिमम कॉस्ट, बहुत ही कम लागत में आपको जो है रॉ मटेरियल मिलता रहे, बॉक्साइट की ही बात हो रही है, ठीक है, तो वो मिलता रहे। और ये 2 प्राइम फैक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए। दीज आर द 2 मेजर फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर्स। ऑलराइट, कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारी जगहें हैं जहां पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लोकेटेड है। लेकिन 2 चीजें याद रखिएगा कि इसकी बहुत ही ज्यादा, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है? रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की, और रॉ मटेरियल बॉक्साइट आपको पास ही में मिल जाए, कम लागत में मिल जाए। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो केमिकल बनाती है। फास्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, मतलब अलग अलग केमिकल्स को बनाया जा रहा है। लार्ज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इसमें पाए जाते हैं, तो कुछ छोटे यूनिट्स हैं जहाँ केमिकल्स बन रहे हैं, कुछ बड़े यूनिट्स हैं। साथ ही में बच्चे यहाँ पे हम देखेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी कि जिसमें कार्बन मौजूद है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं मौजूद। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर पेट्रोकेमिकल्स जिसका इस्तेमाल करा जाता है सिंथेटिक कपड़े, फाइबर वगैरह बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी बनाने के लिए यूज करा जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट, डाई, स्टफ ये सब बनाते हो। नाइट्रिक एसिड आता है, एल्कलाइज आती है, सोडा ऐश आता है, सोडा ऐश से ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर ये सब बनाया जाता है, कॉस्टिक सोडा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बच्चों अब आप सभी को पता है कि ये सारे केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स बना रही है केमिकल इंडस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिकल्स बना रही है केमिकल इंडस्ट्री। अब क्या करते हो आप, क्या ये केमिकल डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड खरीद लेते हो? नहीं ना। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ये भी एक बेसिक इंडस्ट्री है ना। इट इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। पहली बात तो अपनी खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। एक इंडस्ट्री केमिकल कुछ बना रही है, दूसरी इंडस्ट्री फिर उस केमिकल का कुछ और खरीद के बना रही है, ठीक है। तो खुद ही अपने एक केमिकल इंडस्ट्री द्वारा कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, दूसरी केमिकल इंडस्ट्री उन्हीं केमिकल्स को खरीद के फर्दर कुछ और प्रोड्यूस कर रही है। साथ ही में एक बेसिक इंडस्ट्री है, जो बाकी इंडस्ट्रीज है वो भी इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स वो भी खरीदती हैं आगे फर्दर चीजों को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। तो कुछ बेसिक केमिकल्स होंगे, फिर वो बेसिक केमिकल्स को और ज्यादा प्रोसेस करा जाएगा, फिर उनसे दूसरे केमिकल्स बनाए जाएंगे, फिर उन दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करा जाएगा इंडस्ट्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर जो है उसका इस्तेमाल कर लेगा। ओके, सो दिस इज द केमिकल इंडस्ट्री। आगे हम लोग आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे, जो कि एक तरीके से केमिकल इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। फर्टिलाइजर भी तो एक केमिकल ही है। सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया। तो हम लोग देखते हैं मेनली जो है नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर, जैसे कि यूरिया बनाती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाती है, अमोनियम फॉस्फेट बनाती है, कॉम्प्लेक्स थोड़े फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जैसे कि जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ऐसे जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाती है। बच्चों आप सभी को पता है फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो जमीन की जो मिट्टी होती है उसको और उपजाऊ बनाने में काम करते हैं, राइट। तो फार्मर्स वगैरह एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि और ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर सके, और ज्यादा जो मिट्टी है वो और अच्छी फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए। पोटैश इज इंटायरली इंपोर्टेड इन द कंट्री। पोटैश जो है वो पूरे तरीके से भारत में बाहर से मंगवाया जाता है क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड। बच्चों जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसमें ये बोला गया था कि HYV सीड्स, जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी वृद्धि आई है। क्यों? क्योंकि HYV सीड्स जो होते थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, वो ये वादा करते थे कि आपकी एक क्रॉप पर भी और जो है सीड्स और जो है अनाज आएगा। बट कैसे आएगा वो अनाज? तो सिंपल सी बात थी यहाँ पर कि ज्यादा अनाज तभी आ पाएगा जब आप उन HYV सीड्स के साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इन सभी का इस्तेमाल करोगे। तो साथ ही साथ आपको इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना था, तभी जो है आप कुछ ग्रोथ अचीव कर पाते। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इन सभी स्टेट्स में आधी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो होती है हमारे देश की वो होती है, तो हो रही है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड्स लोग यूज करने लगे, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर लोग खरीदने लगे, और रेट चाहिए थे। चलो नेक्स्ट आती है सीमेंट इंडस्ट्री, जो सीमेंट बनाती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। आपकी सड़कें बननी है, ब्रिज बनने हैं, इमारतें बननी है, हर चीज के लिए सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ये इंडस्ट्री रिक्वायर करती है बल्कि हैवी रॉ मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। अब बच्चों सीमेंट बनाने के लिए ना आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो काफी भारी रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, बहुत भारी भारी। साथ ही में कोयले की जरूरत, इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत चाहिए आपको, और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए क्योंकि आपको रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, तो रेलवे के थ्रू ही जा पाएगा, इतना भारी सामान है, ठीक है। और बिजली भी चाहिए। साथ ही में द इंडस्ट्री हैज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि मैक्सिमम जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो हमारे गुजरात जो स्टेट है भारत का, वहां पर लोकेटेड है और काफी स्ट्रेटेजिक है वहां पे लोकेटेड होना। तो यहाँ पे क्यों लोकेटेड है? ताकि बच्चों हमें गल्फ कंट्रीज तक एक्सेस मिल सके, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है ना वो इंडिया का सीमेंट मंगवाती हैं, बहुत सारा हमारा सीमेंट एक्सपोर्ट करवा के हम लोग गल्फ कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। दैट इज वाई मैक्सिमम सीमेंट प्लांट्स हमारे गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैम गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया, UAE, तो ये सारी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं। और इन सभी गल्फ कंट्रीज में जहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उनको तो सीमेंट ही सीमेंट चाहिए, है ना। तो यार वो जो सीमेंट है ना भारत से पहुंचाया जा रहा है, और भारत में तभी जो है गुजरात में इस इंडस्ट्री को लोकेट करा गया ताकि इजीली पोर्ट्स वगैरह के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू पहुंचा दो। ऑल राइट, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो बच्चों हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि ये ऑटो बनाने वाली, मोबाइल वाली नहीं। ऑटोमोबाइल का मतलब है जो क्विक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स।
तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, हाँ, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना रही है। और जब लिबरलाइजेशन आया था, यानी कि हमने जब सारे ट्रेड बैरियर्स, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हटा दिए थे कंट्री से और फ्री फ्लो हो रहा था ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का देश के अंदर, तो उसके बाद बहुत सी बाहर की ब्रांड्स भी इंडिया में आ जाती हैं। नए नए मॉडल्स जो हैं गाड़ियों के, स्कूटरों के, बाइकों के, हर चीज़ जो है, अलग अलग व्हीकल्स हमारी मार्केट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की काफ़ी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। आज आप जाओ गाड़ी खरीदने, कोई बाइक खरीदना है, कुछ भी, तो आपको अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग कंपनीज के मॉडल्स दिखाई देंगे। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है, बट देख तो सकते ही हैं, नज़रें तो हम सेक सकते हैं, है ना, वो वाली चीज़ है। तो वही वाली बात हो रही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम देखें तो पैसेंजर कार्स, 2 3 व्हीलर, सब कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है। इंडस्ट्री जो है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, मैक्सिमम जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर लोकेटेड है। लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। नेक्स्ट फटाफट से आएंगे, नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री जो है अभी न्यू इंडस्ट्री है ना, तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर sets to television, telephones, cellular, telecom, telephone exchange, radars, computers, many other equipments required by the telecommunication industry. तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सारी चीज़ें आती हैं, बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, टीवी, ट्रांजिस्टर्स, टेलीफोन्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का हिस्सा है। और बेंगलुरु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर जो है बच्चों, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि मैक्सिमम ये जो इंडस्ट्री है वहीं पर ही लोकेटेड है। That is why it is the electronic capital. Important centers इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर। मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में है। मेजर इंपैक्ट इस इंडस्ट्री का रहा है ऑन दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बच्चों क्योंकि इंडस्ट्री आई, इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी सिटीज हैं, अगर वहाँ पे IT इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन दीज सिटीज, तभी तो इतनी भीड़म भाड़ी रहती है यहाँ पर, है ना। तो इस इंडस्ट्री ने एक तो बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ कर दी है। साथ ही में कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ द IT इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ग्रोथ होता रहेगा तो IT इंडस्ट्री और आगे बढ़ती रहेगी। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं लास्ट, हमारा जो टॉपिक है बच्चों कि हमारी ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनका हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहा है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा है। सो दैट इज एक्चुअली द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज ने किस तरीके से एयर पोल्यूशन क्रिएट करा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करा है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करा है, जितना सारा पोल्यूशन क्रिएट करा है। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आपकी जितनी ये इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम बोल सकते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली, बट अभी क्या बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर, वो हमको भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं बच्चों इंडस्ट्रीज के थ्रू बहुत गंदी गंदी गैसेस जो हमें चाहिए भी नहीं, अनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारी हवा दूषित हो रही है। साथ ही में एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे, आपने देखा होगा जैसे धूप पड़ती है ना, उस सनलाइट में से छोटे छोटे मैटर आपको दिखते हैं हवा में उड़ते हुए। तो यही जो पार्टिकुलेट मैटर है जो ऐसे डिस्पर्स्ड है हवा के अंदर, उसके अंदर सॉलिड लिक्विड पार्टिकल जैसे डस्ट, स्प्रे में स्मोक, ये सब भी जो है ये इंडस्ट्री से निकलता है। साथ ही में स्मोक इज एमिटेड, बहुत सारी स्मोक जो है केमिकल पेपर फैक्ट्रीज द्वारा, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ब्रिक किल्स, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स जहाँ पर पिघलाया जा रहा है ओर वगैरह को, वहाँ से ऐसा धुआं निकलता है। फॉसिल फ्यूल को आप जला रहे हो बड़े और छोटे फैक्ट्रीज में, जो कि पोल्यूशन नॉर्म्स को ध्यान में नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। और सोने पे सुहागा, अगर कहीं पे कभी कोई टॉक्सिक गैस लीक हो गई, बहुत ही हजार्डस है, उससे काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी भी बहुत तरीके से हम बोल सकते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बर्थ डिफेक्ट्स जैसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ठीक है, सो इट हैज़ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो एयर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, साथ ही में वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर रही हैं। हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कार्बन जिसमें नहीं है, ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एफ्लुएंट्स होता है, जिसको नदियों में बहा दिया जाता है। अभी हवा में तो बह ही रहा था, नदियों में भी बहा दिया गया। मेन कल्प्रिट्स पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, सारी इंडस्ट्रीज, टैनरीज, जहाँ एक तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों लेदर का काम हो रहा है। ठीक है, वो सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री जहाँ पे एक तरीके से परतें चढ़ रही हैं,
मेटल्स के ऊपर, लेट आउट डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, लेड, मरकरी जैसे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स, कार्बन, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, इन सभी वेस्ट को डुबा दिया जाता है वाटर बॉडीज में। जैसे कि वाटर बॉडीज के अंदर कोई सिस्टम है जिससे क्लीन होगा वेस्ट, ठीक है, बहा दिया जाता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट। और यार चलो लिक्विड वेस्ट को तो वो कराई एक तरीके से डिस्चार्ज, लेकिन उसी के साथ जो सॉलिड वेस्ट है जैसे फ्लाई ऐश है, फॉस्फोजिप्सम है, आयरन स्टील स्लैग है, उसको भी आपने बहा दिया, सॉलिड वेस्ट को भी बहा दिया पानी में, तो इससे वाटर पोल्यूशन भी हुआ। तीसरी चीज पे हम चल रहे थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्म पानी को बिना ट्रीट करे आप ठंडे पानी में बहा देते हो, तो दैट इज थर्मल पोल्यूशन। हम देखते हैं जब बहुत गर्म पानी जो फैक्ट्री से निकलता है, थर्मल प्लांट से निकलता है, ठीक है, उसको रिवर्स और पॉन्ड्स में बहा दिया जाता है बिना ठंडा करे, पहले बिना ठंडा भी नहीं करा, ट्रीट भी नहीं करा, और एकदम से ऐसे गर्म मिला दिया आपने। तो इससे क्या होता है, जितना भी वेस्ट है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा है, बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करी जा रही है, ठीक है, तो वहाँ का जितना भी वेस्ट है, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी जहाँ वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उन प्लांट्स जो, अब सोचो कितना टॉक्सिक वेस्ट होगा वो, ठीक है, वो सारा जो है, इससे क्या होता है कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेजेस जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को आ जाती हैं। बहुत ही बुरा असर जो है लोगों पे पड़ सकता है इन सभी वेस्ट और पोल्यूशन के कारण। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली द ग्लास, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts, garbage renders the soil useless. Rainwater percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated. तो ये तो देखो थर्मल पोल्यूशन हो रहा है, जब आप बहुत गरम जो है पानी, वेस्ट जिसमें काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें ऑलरेडी मिली हुई हैं, उसको ठंडे में बहा दोगे तो वो तो हो ही रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, मिट्टी को भी पोल्यूट करा जा रहा है। कैसे, बहुत सारे जब आप वेस्ट को डंप कर देते हो मिट्टी के अंदर, गार्बेज, सॉल्ट, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ये सब केमिकल्स वगैरह, तो मिट्टी तो खराब हो ही रही है। प्लस क्या होता है, मिट्टी के ऊपर जैसे आपने ये डंप कर दिया, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट डंप कर दिया, अब बारिश आई, तेज बारिश आई, बारिश आने की वजह से जो ऊपरी सतह पर वेस्ट था ये और परकोलेट होके जमीन के नीचे तक आ गया, पोल्यूटेंट्स जो है वो ग्राउंड तक आ गए, और उससे जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर तक वो वेस्ट पहुंच गया। और ग्राउंड वाटर भी जो था हमारी अर्थ की सतह के नीचे, वैसे ही पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर में थोड़ा बहुत साफ पानी अवेलेबल है, बट वहां तक भी टॉक्सिक वेस्ट पहुंच रहा है, ठीक है। तो तेज बारिश के पानी के आने की वजह से कभी कभी ये वेस्ट जो है बच्चों सॉइल के नीचे और डूबता आता रहता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी पल्यूट हो जाता है। सो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारा जो पोल्यूशन है हमारी इंडस्ट्रीज कॉज कर रही हैं। साथ ही में नॉइज पोल्यूशन को भी देख लीजिए, शोर भी तो मचाती हैं इंडस्ट्रीज, जिससे क्या होता है, हियरिंग इंपेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी की प्रॉब्लम अमंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो बच्चों यहाँ पर वही बात हो रही है कि हियरिंग इंपेयरमेंट, लोगों को जो है सुनने में दिक्कतें होने लग जाएंगी। हार्ट रेट, आप एकदम से होता है ना कि एकदम से कोई आपको ऐसे डरा भी दे तो चौंक जाते हो आप, आपके जो दिल की धड़कन है वो और तेज चलने लग जाती हैं, ठीक है। साथ ही में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं, ये सारे आपको पढ़ते हैं। तो यार यहाँ पर ना वही बात हो रही है कि क्या हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो आपके दिल पर इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ का आपके नर्वस सिस्टम पर जो इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे। ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी, ज़्यादा तेज नॉइज़ आएगी, मशीनें चलेंगी तेज धड़ धड़, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो इसका हेल्थ पे तो बुरा इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। प्लस अनवांटेड साउंड जो है ना, जो हमें चाहिए ही नहीं साउंड, वो एक इरिटेंट भी है, साथ ही में स्ट्रेस भी कॉज करती है। अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज, न्यूमैटिक, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जब इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें चल रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मशीनें चल रही हैं, फैक्ट्री का जो इक्विपमेंट है, जनरेटर है, सॉज है, न्यूमैटिक इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हैं, न्यूमैटिक ड्रिल्स जो हवा के प्रेशर से चलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कॉज दैट, ठीक है। सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। फिर बात आती है कि अब यार इतनी ही प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, कुछ तो हमें अपने इन्वायरमेंट का ख्याल भी रखना होगा, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पर देयर इज अ नीड टू कंट्रोल दिस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जो प्रकृति खराब हो रही है इंडस्ट्रीज की वजह से, इसको कंट्रोल भी करना है। तो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और फ्रेश वाटर, तो पहले वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे सुझाव दिए जा रहे हैं।
सबसे पहली चीज है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो वही बात है कि पानी को रीयूज करो, रिसाइकल करो। एक बारी इस्तेमाल कर लिया उसके बाद ये नहीं कि हो गया पानी खराब चलो हटाओ, ठीक है। तो यू कैन रीयूज इट, यू कैन रिसाइकल इट, यूज इट फॉर अदर पर्पसेस। दूसरी चीज है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स। बच्चों दूसरी चीज है पानी को कंजर्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करना। तो आपने देखा होगा कि लोगों ने छत वगैरह पे अपनी पाइपें लगा दी होती हैं, फिर जहां से पानी चैनल करके अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर हो जाता है, जिसको आप बाद में दूसरे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। सो वेरी नाइस टेक्निक टू कंजर्व वाटर। हमने वाटर रिसोर्सेज में भी ये चीज पढ़ी है। साथ ही में तीसरी चीज है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड बॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases। तीसरा स्टेप है कि आप जो गर्म पानी को बिल्कुल ठंडे पानी से मिलाए जा रहे हो, जिससे थर्मल पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। तो पहले इस गर्म पानी को ट्रीट कीजिए और उसके अंदर जो भी एफ्लुएंट्स है, जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक वेस्ट और ये सारे मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर, तो इन सबको पहले ट्रीट करो फिर बहाओ उसको। और ये जो है 3 स्टेजेस में हो सकता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे मशीन के थ्रू आप कर सकते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले पानी का, ठीक है, मशीनों के थ्रू। सबसे पहले स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, 4 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग सबसे पहले तो देखोगे कि क्या क्या वेस्ट मैटर है, फिर ग्राइंडिंग, पानी को तेज तेज ऐसे घुमाना, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, पानी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करते हो। केमिकल्स के रिलीज होने से जो वेस्ट होता है वो एक आपस में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, इकट्ठा होता रहेगा, तो फिर आप उसको हटा सकते हो। और चौथी चीज़ है सेडिमेंटेशन, जब आप एक तरीके से वेस्ट को, जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको सेटल होने के लिए टाइम देते हो, तो नीचे वो डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है प्राइमरी ट्रीटमेंट के। फिर आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बारी, जो कि है बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आप बायोलॉजिकली नेचुरल थोड़े तरीके से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से सारा जो पोल्यूटेड सेगमेंट होता है उसको अलग कर देते हैं, बाकी क्लीन वाटर को रिलीज कर देते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी चीज़ है टर्शरी ट्रीटमेंट, जो कि बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस सबको मिलाकर की जाती है। इससे आप वेस्ट वाटर को रिसाइकल करते हो। तो इन सभी स्टेप से आप लोग जो है पानी के पोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों एयर पोल्यूशन को ठीक करने के लिए भी हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स को अपना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एयर पोल्यूशन के लिए भी वी कैन ऑल्सो अडेप्ट अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काम करती है और आपके जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा ना, ये जैसे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ से स्मोक निकल रही है ऐसे ऊपर से, तो ये स्मोक स्टैक में ही आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को फिट करते हो। तो ये क्या करता है, चार्जेस रिलीज करेगा और उस चार्जेस के रिलीज करने से यहाँ पे जितना भी जो वेस्ट एलिमेंट आएगा उसको ये इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। वो चार्जेस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और सेपरेट कर देंगे एयर से। दूसरी चीज यहाँ पर जो इस्तेमाल हो सकती है वो है फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स का क्या मतलब है बच्चे, फैब्रिक फिल्टर्स का मतलब है कि आप कपड़े का इस्तेमाल करें, फैब्रिक का इस्तेमाल करें, ताकि जो वेस्ट है वो एक तरीके से वो कपड़ा नीचे रोक के रखे और हवा ऊपर निकल जाए, स्मोक ऊपर निकल जाए, क्लीन। फिर तीसरी चीज जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो सकते हैं स्क्रबर्स। स्क्रबर्स का मतलब है आप क्या करोगे, जैसे स्मोक स्टैक के अंदर ना आप एक तरीके से रेनफॉल करवाओगे, बारिश करवाओगे, तो उस बारिश से जितना भी वेस्ट पार्टिकल होगा वो नीचे पानी से दब जाएगा और हवा जो है वो ऊपर निकल जाएगी। चौथी चीज जिसका इस्तेमाल हो सकता है वो है इनर्शियल सेपरेटर्स, यहां लिख देती हूं। इनर्शियल सेपरेटर्स में हवा जो है उसके ऐसे रुख को बदला जाता है, उसकी स्पीड को चेंज करा जाता है, उसकी स्पीड को ब्रेक किया जाता है एक्चुअली। तो स्पीड को ब्रेक करने से जो गंदा पार्टिकल होता है वो एक तरीके से सेटल हो जाता है और बाकी हवा निकल जाती है। तो ये कुछ 4 तरीके जिससे आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो कि स्मोक स्टैक से जो है पोल्यूटेड हवा बाहर ना जाए, अच्छी क्लीन हवा बाहर जाए। तो इन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा ठीक करने के लिए साउंड प्रूफिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं जो कम से कम नॉइज़ प्रोड्यूस करे। आई होप ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। फिर आती है बात एनटीपीसी की। बच्चों एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत की।
तो हम देखते हैं कि ये जो है थर्मल पावर जनरेट करती है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है एनटीपीसी पावर प्लांट्स के थ्रू। आईएसओ सर्टिफिकेट है इसके पास, क्योंकि इसने, हाँ, आईएसओ सर्टिफिकेट किस चीज के लिए? एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो बच्चों एक तरीके से एनटीपीसी ने एक बहुत मेजर रोल प्ले करा है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, बहुत से ऐसे टेक्निक्स को अडॉप्ट करा है जिससे कि एनवायरमेंट को सेव किया जा सके, कम से कम पोल्यूशन किया जा सके। दिस कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट, resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power plants. एंड एक तरीके से एक बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रही है इस कॉर्पोरेशन की हमारे प्रकृति को बचाने के लिए, और जो हमारे रिसोर्सेज है जैसे पानी है, तेल है, गैस है, फ्यूल है, इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए जहां जहां पर ये पावर प्लांट सेटअप करती है वहां वहां पर ये कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। कैसे करती है? तो सबसे पहली चीज देखते हैं हम लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो जो भी इक्विपमेंट इसके पास है उसको बिल्कुल पूरे तरीके से यूज करा जाता है, ऑप्टिमम लेवल पे यूज करा जाता है। साथ ही में जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको भी अपग्रेड किया गया है, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी में लाया गया है, चाहे बहुत पैसा खर्चा हो बट एटलीस्ट उससे पोल्यूशन कम से कम हो रहा है। दूसरी चीज है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। तो वेस्ट कम से कम जनरेट करा जा रहा है, कम से कम वेस्ट को जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है, और ऐश यूटिलाइजेशन की कोशिश की जा रही है। यानी कि क्या होता है, जैसे हवा के थ्रू जब आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो स्मोक निकलेगी, उस स्मोक में बहुत सारी ऐश निकलेगी, ठीक है, बहुत सारी राख निकलेगी। अब उस राख को क्या करा जाता है, ऐश, यहां पर बच्चों हम देखते हैं, हाँ कहां पर है, पॉन्ड मैनेजमेंट, हाँ, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट का तरीका अपनाया गया है जिससे कि पानी के थ्रू उस ऐश को दबा लिया जाता है। तो पॉन्ड वगैरह छोटे छोटे ऐश पॉन्ड बना दिए हैं जहां पर जो ऐश निकलती है उस ऐश को उसी पानी में मिला दिया जाता है और एक तरीके से सेटल हो जाती है वो ऐश, फिर वो ऐश उड़ेगी नहीं, पोल्यूट नहीं करेगी इन्वायरमेंट, ठीक है। साथ ही में देखिए ऐश वाटर को रिसाइकल भी करा जाता है एंड लिक्विड वेस्ट को मैनेज भी करा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम इन्होंने अपनाया है। साथ ही में हम देखते हैं प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। तो ये एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं। साथ ही में इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो मॉनिटर भी करा जाता है कि इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, रिव्यू लिए जाते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट करी जाती है सारे के सारे पावर स्टेशंस में, और देखा जाता है कि ढंग से जो है चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। बच्चों आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर, बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही फन करा होगा आप लोगों ने मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने में। एंड आई विल सी यू गाइज द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। एंड तब तक के लिए कैसा लगा ये चैप्टर पहले तो मेरे को कॉमेंट्स में बताना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे के सारे 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय, बाय गाइस।